नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम देश दुनिया की अहम खबरों पर चर्चा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बात करते हैं सबसे पहली खबर की, जो मणिपुर से है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई से जातीय हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 310 घायल हुए हैं। वहीं 37,000 से ज्यादा लोग राहत शिविर में भेजे गए हैं। हिंसा प्रभावितों से 11 जिलों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। ताजा हिंसा में घायल एक बीएसएफ जवान रंजीत यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को 4 दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे थे। शाह ने कहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें, हथियार रखने वालों को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। 2 जून से सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, ये भी कहा था, और वो शुरू भी हो चुका है। और अमित शाह ने कहा था कि किसी के पास हथियार मिले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उपद्रवियों ने हथियार सरेंडर करना शुरू कर दिया था। 5 मई को सर्च ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों और जवानों के बीच गोलीबारी हुई थी। इसमें बीएसएफ जवान घायल हो गया था। इसके अलावा असम राइफल्स के भी 2 जवानों को गोली लगी है। इन्हें एयरलिफ्ट कर मंत्री पुखरी ले जाया गया। इसके पहले हिंसा में काकचिंग जिले के सेरो गांव में कुछ लोगों ने 100 घरों में आग लगा दी थी। इसमें कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का घर भी शामिल है। अमित शाह के दौरे के बाद सुरक्षा बल राज्य में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 5 मई को 790 हथियार और 10,648 गोला बारूद बरामद किए गए। ये हथियार 3 मई को भड़की जातीय दंगों के दौरान पुलिस से लूट लिए गए थे। और हमारे साथ स्टूडियो में टीवी 24 के आउटपुट हेड कृष्ण कुमार सिकंदर जी भी मौजूद हैं। सिकंदर जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरों की खबर में। सिकंदर जी, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि 1 महीने से भी ज्यादा का समय इस हिंसा को हो चुका है, लेकिन गृह मंत्री के जाने के बाद तस्वीर कुछ हद तक बदली है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से वहां पर जो झड़प है वो भी सामने आ रही है। क्या अभी ये जो दौर है वो काफी तनाव भरा और साबित हो सकता है मणिपुर में? मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जब हिंसा भड़की थी तो एक बात कही थी जी। कि इसमें आतंकियों का हाथ है। हालांकि उनके शब्दों का चयन गलत था। जी। इसमें उग्रवादियों का हाथ है और ये बात अब साबित हो चुकी है। जी। और उग्रवादी हमेशा किसी न किसी बैकिंग के साथ कोई ना कोई उनके पीछे कोई हाथ होता है, उसके तहत वो काम करते हैं। जब एक बार गृह मंत्री 4 दिन के दौरे पर गए, उन्होंने बातचीत की, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की और बातचीत के बाद एक अपील की कि अफवाहों में न पड़े। जिन लोगों ने हथियार लूटे हैं वो हथियार वापस कर दें। तो जो वास्तव में मणिपुर के नागरिक थे, जो शांति प्रिय थे और उस हिंसा में भागीदार बनकर जिन लोगों ने हथियार लूटे थे, वो करीब 940 या 1000 के आसपास हथियार उन लोगों ने जमा भी करवा दिए। और मज़ेदार बात यह है या महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हथियार जमा कराए गए थे वो सब अत्याधुनिक हथियार थे, लेकिन सारे हथियार जमा नहीं कराए गए। जबकि गृह मंत्री ने साफ कह दिया था कि अगर हथियार नहीं जमा कराए गए तो 2 जून के बाद सर्च ऑपरेशन चलेगा। और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इस दरमियान 100 घरों को जला दिया गया। कांग्रेस विधायक के घर का भी हाल यही है। तो निश्चित रूप से इस पूरी हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं कोई विदेशी ताकत काम कर रही है, क्योंकि गृह मंत्री का आश्वासन मिलने के बाद प्रदेश की जनता शांति चाहती थी। उन लोगों ने शांति की ओर पहल भी किया, वो लोग पीछे भी हटे, हथियार भी जमा कराए। फिर आखिर ये उग्रवादी कौन है? ये जो लूटे गए हथियार जो है अभी भी बरामद हो रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और जो हिंसा हो रही है, ये हिंसा के पीछे आखिर किनका हाथ है, ये जांच का विषय है। हालांकि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हिंसा को रोके, चाहे जिस तरीके से रोकना हो, हिंसा को हर हालत में रोका जाना चाहिए, क्योंकि घर परिवार सबके बर्बाद हो रहे हैं। कहते हैं इतने घरों 100 घरों के आग लगा देने की बात है। कहते हैं कि तुम कहते हो, ये कहा जाता है कि एक उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते सैकड़ों घर जलाने में। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो देश का नुकसान करना चाहते हैं, जो नागरिकों का नुकसान करना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करना चाहते हैं? आश्चर्यजनक बात यह है कि जो शरणार्थी शिविर में जो लोग भेजे गए हैं वो एक समुदाय के लोग नहीं हैं। अगर टकराव हुआ है तो मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के बीच में टकराव हुआ है।
तो मैत्री और कुकी दोनों समुदाय के लोग शरणार्थी शिविर में रखे गए हैं, वहाँ तो कोई टकराव नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई ना कोई विदेशी ताकत काम कर रही है, और हो सकता है कि जो लोग इस शांति में, खास करके जो बॉर्डर का इलाका है, जो मणिपुर का क्षेत्र है, वो चीन की सीमा से सटा हुआ है। इसमें चीन का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, और इस पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी पूर्वोत्तर के जो राज्य रहे हैं वो हिंसा की चपेट में रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनसे, उग्रवादियों से समझौते किए हैं, उनसे बातचीत की है और शांति प्रिय रास्ता निकालने का प्रयास किया है। लेकिन इस गृह मंत्री के पहल के बाद भी कौन लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई में अभी भी शामिल हैं, ये चिंता का विषय है और ये पहचान करने की ज़रूरत है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण को लेकर ये विवाद चला था। मैत्रीय समुदाय को आरक्षण देने की बात हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी, जिसको लेकर कुकी समुदाय जो है वो नाराज, और नागा और कुकी दो समुदाय। सबसे बड़ी बात यह है कि मैत्रीय समुदाय वो हिंदू समुदाय से आते हैं और कुकी और नागा जो हैं वो ईसाई समुदाय से जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि देखा जाना चाहिए कि आखिर ये हिंसा क्यों हो रही है, इनके पीछे कौन तत्व शामिल हैं, क्योंकि जब दोनों तरफ से पत्थर चलेंगे, गोलियां चलेंगी, आग लगेंगी, तो दोनों का नुकसान होगा, किसी एक का नुकसान नहीं होगा। सबके बावजूद अगर नुकसान किसी का होगा तो उस राज्य का नुकसान होगा, इस देश का नुकसान होगा, इस देश की शांति को नुकसान होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं राज्य और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो हिंसा का दौर है वहां पर थम जाए और वापस जो सामान्य जिंदगी है वो पटरी पर लौट सके। बढ़ते हैं खबरों की खबर में आगे और बात करते हैं दूसरी खबर की। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच रेसलर्स विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने दोबारा रेलवे में नौकरी ज्वाइन कर ली। इसके पहले तीनों पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। प्रदर्शनकारी पहलवानों के इस कदम किसान और खाप नेता नाराज हो गए हैं। ये लोग कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने वाले थे। किसान और खाप नेताओं ने प्रस्तावित महापंचायत और 9 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन को टाल दिया है। इन किसान नेताओं ने चेतावनी दी थी कि 9 जून तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो जंतर मंतर पर पहलवानों का फिर से प्रदर्शन शुरू कर देंगे। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने रेसलर्स को जंतर मंतर से हटा दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी छोड़ने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो इसे त्यागने में हम 10 सेकंड का समय भी नहीं लगाएंगे। ड्यूटी पर लौटने के बाद बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग रेसलर अपने बयान से पलट गई है। नाबालिग ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में बयान दिए। इसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, जहां उसने बयान वापस ले लिया। तीनों रेसलर ने भी आंदोलन से नाम वापस ले लिया है। बड़ी ही अलग स्थिति देखने को मिली है सिकंदर जी, और बीते कुछ दिनों से इस खबर पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो नाटकीय मोड़ आया है, पहले गंगा तक मेडल्स लेकर जाते हैं, उसके बाद प्रवाहित नहीं करते हैं, किसान नेताओं को सौंप देते हैं, और अब तो खाप पंचायत और किसान नेता भी इस बयान से नाराज हो गए हैं कि पहले खुद ही कहा था कि नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, 10 सेकंड का समय नहीं लगाएंगे इंसाफ के रास्ते अगर बाधा बनेगी नौकरी त्यागने में, लेकिन अब खुद ही ड्यूटी भी ज्वाइन कर लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ अमित शाह की मुलाकात के दौरान कि जो पहलवान है वो अपने ही बयान पर टिक नहीं पाए? पहली बात तो अमित शाह गृह मंत्री हैं जी, और उनके आश्वासन पर भरोसा अगर रेसलरों ने किया है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी चीज़ का फैसला जंतर मंतर पे नहीं हो सकता है। जंतर मंतर विरोध दर्ज करने की एक जगह हो सकती है जहां आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब मामला धीरे धीरे बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक है, तो निश्चित रूप से इसमें जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच चल रही है और जब जांच पूरी होगी तो उन पर कार्रवाई भी होगी। दोनों तरफ से दावे प्रतिदावे किए जाते रहे। एक तरफ पहलवानों ने चुनौती दी बृजभूषण शरण को नार्को टेस्ट करवाने के लिए, तो बृजभूषण शरण ने भी इन लोगों को चुनौती दी कि हमारा क्या है, आपका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो चुनौती दोनों तरफ से मिलती रही। इसके बाद एक स्क्रिप्ट लिखी गई हरिद्वार तक की। हरिद्वार मेडल लेकर पहुंच गए। मेडल बहाना होता तो बह गया होता, लेकिन ये तो केवल राजनीति करने का एक बहाना मात्र लग रहा है, क्योंकि पहले से तय नहीं था कि किसान नेता नरेश टिकैत वहाँ पहुँचेंगे। किसान नेता का वहाँ मैसेज आता है, हम आ रहे हैं, आप लोग मेडल मत बहाइए। मेडल वापस हो जाता है और किसान नेता के पास चला जाता है। अच्छी बात है, मेडल वापस नहीं किया गया या मेडल को नहीं बहाया गया,
ये देश की संपत्ति थी, ये अच्छा कदम है। पहलवानों ने भी कम से कम कानून का सम्मान किया है और वापस अपनी ड्यूटी पर लौट आए हैं। उनको भी अब भरोसा शायद हो गया है कि जंतर मंतर की लड़ाई से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन नाटकीय मोड़ यहाँ है कि जैसे ही पहलवान जो है धरना छोड़कर और जंतर मंतर का जब हटाए गए, उसके बाद से ही लगभग तय हो गया था कि शायद ये दोबारा यहाँ जुट ना पाएँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने वैसी तैयारी की थी। लेकिन नौकरी ज्वाइन कर लेने के बाद जो उनके साथ खड़े थे उनको भी विश्वास में नहीं लिया, क्योंकि किसान और खाप पंचायत पूरी तरह से उनके साथ खड़ी हो गई थी कि हम जो है आपके सम्मान को वापस दिलाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, बृजभूषण सिंह करण की गिरफ्तारी करवाएंगे। लेकिन इसके पहले नौकरी ज्वाइन कर लेना और उस नौकरी ज्वाइन करने के साथ जिस नाबालिग पीड़िता के बारे में जिसके आधार पर ये पूरा केस दर्ज हुआ, जो पूरे आंदोलन का आधार बना, पूरे प्रदर्शन का आधार बना, उस नाबालिग ने ही वापस ले लिया आरोप। उसके बाद ये 3 पहलवान जो विशेष रूप से नेतृत्व कर रहे थे, इन तीनों ने भी अपना आंदोलन से ही नाम वापस ले लिया। तो पूरी परिस्थिति 2 दृष्टि से देखी जा सकती है। एक तो इन लोगों ने कानून का सम्मान किया और इन लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया कि प्रदर्शन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, समस्या का समाधान कानूनी तरीके से हो सकता है, तो उसका उन्होंने सम्मान किया। दूसरी तरफ इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि उन्हें अपनी नौकरी जाने का भी डर था और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इनको पता है कि अगर कानूनी जांच चल रही है, जिस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है, और ये पूरी तरह से मामला फेक साबित हुआ तो फिर क्या होगा, सम्मान भी नहीं बचेगा, फिर मेडल की किस मेडल की बात करेंगे। तो ये दोनों ही नज़रिए से इसे देखे जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दोनों ही नज़रियों से इसे देखे जाने की ज़रूरत है। और अब हम संक्षेप में बात करेंगे हमारी आज की आखिरी खबर की, जो कि एक सामाजिक संदेश के साथ भी जुड़ी हुई। राजधानी रायपुर से एक वीडियो आज सुबह से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है। इसमें आप देख पाएंगे कि 2 बच्चे हैं जो कि स्कूटी चला रहे हैं, लेकिन जो उनकी गति है वो काफ़ी चिंताजनक है। लहराते हुए स्कूटी वो चला रहे हैं और तस्वीरों आपको हम दिखाते हैं किस तरह से बच्चे काफ़ी जोखिम भरा एक कदम उठाते हैं, घर से स्कूटी लेकर के निकलते हैं और लहराते हुए सड़क पर, मेन रोड पर दौड़ लगाते हैं। और अब इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो बच्चे हैं उनके पिता को थाने बुलाया, फटकार लगाई और माफ़ी भी मंगवाई है। सिकंदर जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आजकल बच्चों के हाथ में भी माता पिता भरोसा करके गाड़ियां देते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे जिद करके गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत जोखिम से जुड़ा होता है। ट्रैफिक रूल्स का वो पालन नहीं करते हैं और अब ये मामला राजधानी से ही सामने आया है। ना जाने ऐसे कितने ही मामले रोज होते हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो पाते। अब इस मामले में ये हुआ कि जो सिटीजन हैं उन्होंने इसका वीडियो बनाया, रायपुर पुलिस को भेजा और अब इस मामले में कार्रवाई भी हो चुकी है। क्या कदम आपको लगता है उठाए जाने चाहिए ताकि इस तरह की जो घटना है वो दोबारा ना हो? इसमें पुलिस के तालमेल का घोर अभाव है जी। जब वसूली का काम होता है तो थाना और पुलिस सक्रिय रहती है वसूली के मामले में, लेकिन जैसे ही कार्रवाई की बात आती है तो कह देती है कि ट्रैफिक पुलिस का मामला है। तो ये सोचने की और चिंता की बात है कि अगर ये बच्चे लहराते हुए चल रहे थे, जिस घड़ी चौक से बात की गई है, घड़ी चौक के रेड लाइट पर भी, उसके बाद विधानसभा का जो रास्ता है वहाँ रेड लाइट है और सभी जगह पुलिस तैनात रहती है, इवन ट्रैफिक पुलिस भी तैनात रहती है। उसके बावजूद चूँकि कहीं ना कहीं जब ये लहरा के चल रहे थे, नागिन की तरह इनकी रफ्तार थी, तो निश्चित रूप से पुलिस और इन लोगों ने रेड लाइट भी जंप करने का प्रयास किया होगा। फिर भी पुलिस ने इन पर कार्रवाई नहीं की, ट्रैफिक पुलिस इनको आगे ट्रस्ट नहीं कर पाई। जबकि मज़ेदार बात तो ये है कि शहर के हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो कैमरे कितने काम कर रहे हैं? अब एक नागरिक को जो पीछे से गाड़ी चला रहा है उसे शूट करके इसे भेजना पड़ रहा है, तो इसी से अंदाज़ लगाया जा सकता है कि ट्रैफिक से लेकर पुलिस तक की व्यवस्था कैसी है। रह गई बात नागरिकों की, तो लोगों को खुद इसके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, अपने बच्चों को नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, गाड़ी लेकर वो निकल जा चुपचाप से, वो किसी को बताते भी नहीं हैं, ये हो सकता है। अब दोनों नाबालिग लड़के हैं, इनको किशोर हम कह सकते हैं कि 15-16 साल की उम्र है दोनों की। ये किशोर है, ये उम्र है बहकने की, वो बहक सकते हैं, लेकिन गार्जियन को उन पर नज़र रखनी चाहिए। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि शहर के अंदर ये युवा भी, कई युवा ऐसे हैं जो कॉलेज लाइफ में हैं, वो पढ़ने जाते हैं और इसी तरह की हरकत करते हैं, इस तरह से लहरा के चलते हैं। पूरे रायपुर के अंदर एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ उल्टी दिशा में चलती हैं,
जबकि इतना बड़ा चौड़ी सड़क है, उसके बावजूद उल्टी दिशा में गाड़ी चलती है। तो ट्रैफिक नियमों का पालन रायपुर क्या पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि पुलिस आगे और कितनी सतर्कता इन तमाम विषयों को लेकर बरतती है। सिकंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस कार्यक्रम में जुड़कर खबरों का विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश खबरों की खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।